टोटल प्रिपरेशन जानकीपुरम लखनऊ के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। हम लेकर आए हैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स प्रोग्राम, जिसमें हम सप्ताह की प्रमुख समसामयिक घटनाओं पर चर्चा करते हैं। इस वीडियो में हम 25 अप्रैल से 1 मई तक के प्रमुख प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में अग्रिम पंक्ति के कोविड-19 हेल्थ केयर योद्धाओं की सहायता हेतु CSIR लैब द्वारा एक रोबोट HCARD विकसित किया गया है। HCARD का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही उत्तर है हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक डिवाइस। यह रोबोट कोविड-19 संक्रमित लोगों से शारीरिक दूरी बनाए रखने में मुख्य स्वास्थ्य कर्मियों की सहायता करेगा। इसका निर्माण सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की दुर्गापुर स्थित CSIR लैब ने किया है। यह विभिन्न अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों से सुसज्जित है तथा नेविगेशन के स्वचालित एवं मैनुअल दोनों तरीकों से कार्य कर सकता है। इस रोबोट को एक नियंत्रण स्टेशन द्वारा नियंत्रित एवं संचालित किया जा सकता है। यह रोगियों को दवाइयां व भोजन उपलब्ध कराने, नेविगेशन, नमूना संग्रह एवं ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन जैसी विशेषताओं से युक्त है। इस रोबोट की कीमत 5 लाख रुपए से कम है तथा वजन 80 किलोग्राम से भी कम है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस संस्थान ने 169 उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामों की एक नई सूची जारी की है, जिनके बंगाल की खाड़ी एवं हिंद महासागर में आने की संभावना है? इसका सही उत्तर होगा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इंडियन मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। IMD विश्व में स्थापित 6 क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों रीजनल स्पेशलाइज्ड मेटेरियोलॉजिकल सेंटर्स RCMCs में से एक है। इसके अतिरिक्त IMD 5 क्षेत्रीय उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र, जिन्हें उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित दिशा निर्देश एवं नाम जारी करने का दायित्व दिया जाता है, में से एक है। IMD बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, थाईलैंड, ईरान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, UAE तथा यमन सहित अपने 13 सदस्य देशों को आगामी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में एडवाइजरी जारी करता है। विभिन्न महासागरीय क्षेत्रों में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को संबंधित RSMCs तथा TCWCs द्वारा नाम प्रदान किया जाता है। बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर सहित उत्तरी हिंद महासागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को नाम नई दिल्ली स्थित RSMC द्वारा एक मानक प्रक्रिया के बाद प्रदान किए जाते हैं। इस सूची में कुल 169 नामों में से 13 सदस्य देशों के लिए 13 चक्रवातों के नाम दिए गए हैं। इस सूची में भारत से संबंधित भविष्य में आने वाले चक्रवातों के नाम गति, तेज, मुरासू, आग, व्योम, झार, प्रवाहो, नीर, प्रभंजन, घूर्णी, अम्बुद, जलधि एवं वेगा हैं। वहीं बांग्लादेश के लिए निसार्गा तथा ईरान के लिए निवार जैसे नामों को भी शामिल किया गया है। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली यानी कि IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं द्वारा भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए विकसित एक वेब आधारित डैशबोर्ड का नाम क्या है? इसका सही उत्तर होगा प्रकृति। प्रकृति का पूर्ण रूप प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया है। यह वेब आधारित डैशबोर्ड भारत में 3 सप्ताह की अवधि तक कोविड-19 मामलों की राज्य एवं जिलेवार विस्तृत भविष्यवाणियां प्रदान करता है। प्रकृति केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO से उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक जिले एवं राज्य के RO परिणामों को प्रदान करता है।
पुनरुत्पादक संख्या यानी कि रिप्रोडक्शन नंबर RO, जिसका उच्चारण R0 के रूप में किया जाता है, उन लोगों की संख्या को बताता है जिनमें संक्रमण से संबंधित बीमारी किसी एक संक्रमित व्यक्ति से फैलती है। उदाहरण के लिए, यदि एक कोविड-19 रोगी 5 व्यक्तियों को संक्रमित करता है तो RO का मान 5 होता है। यह लॉकडाउन के समय जिले की सीमाओं को बंद करने तथा एक जिले के भीतर लॉकडाउन के विभिन्न स्तरों को लागू करने के प्रभावों का भी उल्लेख करता है। प्रकृति में कोविड-19 के मद्देनजर जिला अथवा राज्य की सीमाओं में लोगों की आवाजाही का प्रभाव भी शामिल किया गया है। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न। स्वामित्व योजना भारत सरकार के किस मंत्रालय की एक नई पहल है? इसका सही उत्तर है पंचायती राज मंत्रालय। इसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों को अपनी आवासीय संपत्तियों के दस्तावेज का अधिकार प्रदान करना है ताकि वह अपनी संपत्ति का उपयोग आर्थिक उद्देश्यों के लिए कर सकें। इस योजना को वर्तमान में 6 राज्यों हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में प्रयोगात्मक स्तर पर लागू किया जा रहा है। इसके तहत नवीनतम सर्वेक्षण विधियों एवं ड्रोन तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण आवासीय भूमि की मैपिंग की जा सकती है। यह योजना भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय, राज्य पंचायती राज विभाग एवं राज्य राजस्व विभाग तथा भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से ड्रोन तकनीकी द्वारा नवीनतम सर्वेक्षण विधियों के उपयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में रिहायशी जमीनों के सीमांकन के लिए संपत्ति सत्यापन का समाधान करेगी। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की। हाल ही में चर्चा में रहा देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य, देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है असम। हाल ही में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ यानी कि NBWL ने असम में देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य के एक हिस्से सालेकी में कोयला खनन की सिफारिश की है। NBWL ने जुलाई 2019 में खनन क्षेत्र का आकलन करने के लिए एक समिति गठित की थी। NBWL भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत कार्य करता है। सालेकी देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व का ही एक भाग है। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य असम के डिब्रूगढ़ तथा तिनसुकिया जिलों में स्थित है तथा 111.19 वर्ग किलोमीटर यानी कि 42.93 वर्ग मील वर्षा वन क्षेत्र को कवर करता है। इसे जून 2004 को एक अभयारण्य घोषित किया गया था। यह अभयारण्य देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व का भी हिस्सा है। असम में वर्षावन डिब्रूगढ़, तिनसुकिया तथा शिवसागर जिलों में 575 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रों में फैले हुए हैं। देहिंग पटकाई भारत में उष्णकटिबंधीय तराई वर्षा वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी का निर्माण किस संगठन ने किया है? इसका सही उत्तर है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च लैब का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने हैदराबाद के ESIC हॉस्पिटल तथा निजी उद्योगों के साथ मिलकर किया है। यह लेबोरेटरी जैव सुरक्षा स्तर यानी कि बायोसेफ्टी लेवल अर्थात BSL-3 लैब तथा BSL-2 लैब का संयोजन है तथा इसे 15 दिनों के रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है। यह एक दिन में 1000 से 2000 नमूनों की जांच कर सकता है। यह लेबोरेटरी कोविड 2019 के निदान तथा वायरस संवर्धन में ड्रग स्क्रीनिंग हेतु प्लाज्मा थेरेपी, टीके के प्रति रोगियों की व्यापक प्रतिरक्षा प्रोफाइलिंग आदि में सहायता करेगा। यह लेबोरेटरी विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के जैव सुरक्षा मानकों का अनुपालन करती है ताकि अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देशों को पूरा किया जा सके। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर।
भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान का मुख्य परिसर कहां पर स्थित है? इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान IIFPT खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त अनुसंधान तथा विकास एवं शैक्षणिक संस्था है। देश में हितधारकों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में शिक्षण, अनुसंधान तथा विस्तार IIFPT की मुख्य गतिविधियां हैं। इसका मुख्य परिसर तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। यह संस्थान कोविड-19 रोगियों के लिए पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों का निर्माण कर रहा है। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। खोंगजोम दिवस किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है मणिपुर। 23 अप्रैल 2020 को मणिपुर राज्य के थौबल जिले में स्थित खोंगजोम वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में खोंगजोम दिवस मनाया गया। इस दिवस के द्वारा 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध में लड़ने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी जाती है। एंग्लो मणिपुर युद्ध ब्रिटिश सरकार तथा मणिपुर साम्राज्य के बीच एक सशस्त्र संघर्ष था। यह युद्ध 31 मार्च तथा 27 अप्रैल 1891 के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी। मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह तथा राज्यपाल श्रीमती नजमा हेपतुल्ला हैं। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत में मणिपुर राज्य के बिष्णुपुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित विश्व में इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है तथा मणिपुर की विश्व प्रसिद्ध लोकताक झील का एक अभिन्न अंग है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान एक विलक्षण आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र है जो लोकताक झील पर स्थित है। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। M-COVID-19 किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू किया गया एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिससे ट्रक ड्राइवरों को राज्य में आवश्यक सामान के परिवहन की अनुमति प्रदान की जाती है? इसका सही उत्तर है मिजोरम। मिजोरम ने M-COVID-19 नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो ट्रक ड्राइवरों को अन्य राज्यों से राज्य के लिए आवश्यक सामानों की आसान ढुलाई में सक्षम बनाता है। यह एप्लीकेशन ट्रक चालकों के लिए ऑनलाइन लाइसेंस या पास के रूप में कार्य करेगी। अंतर्राज्यीय वाहनों के चालकों को प्रवेश स्थान पर स्क्रीन किया जाएगा। इस एप्लीकेशन के साथ पंजीकरण करने पर उन्हें M पास नामक एक लाइसेंस प्रदान किया जाएगा जिसके माध्यम से ट्रक ड्राइवरों को आवश्यक सामानों की ढुलाई में आसानी होगी। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में सुर्खियों में रहा रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा हिमालय की पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी में 13,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी को लाहौल तथा स्पीति से जोड़ने के लिए इस दर्रे को हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO द्वारा आम जनता के लिए खोल दिया गया है। इससे दूर दराज के क्षेत्रों में आवश्यक सामानों की आपूर्ति तथा राहत सामग्री का कुशल परिवहन संभव हो सकेगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीवन शक्ति योजना किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की एक पहल है? इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जीवन शक्ति योजना नामक एक नई योजना लॉन्च की है। इसका उद्देश्य शहरी महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करना तथा उनकी आजीविका बनाए रखने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है। राज्य के शहरी महिलाएं जो इस योजना में शामिल होने के इच्छुक हैं, उन्हें कॉल सेंटर के माध्यम से अपना पंजीकरण कराना होगा। फिर उन्हें प्राप्त होने वाले आदेशों के अनुसार वे सूती मास्क बनाना शुरू कर सकती हैं तथा उन्हें नोडल अधिकारियों को जमा कर सकती हैं। उन्हें प्रति मास्क 11 रुपए का भुगतान उनके बैंक खाते में किया जाएगा। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। कोविड फार्मा मोबाइल एप्लीकेशन को कोविड-19 के संभावित लक्षणों के लिए दवा खरीदने वाले लोगों को ट्रैक करने के लिए किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश के चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में कोविड फार्मा नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य राज्य भर के मेडिकल स्टोर्स से खांसी, सर्दी तथा बुखार जैसे लक्षणों के लिए ओवर द काउंटर दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नजर रखना है। यह डेटाबेस उन लोगों का पता लगाने में राज्य की मदद करेगा जो कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। किस देश ने कोड़े मारने के प्रचलित शारीरिक दंड को समाप्त कर दिया है? इसका सही उत्तर है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार कोड़े मारने की सजा को समाप्त कर दिया है। इसके स्थान पर न्यायाधीश दंड के रूप में जुर्माना, जेल या सामुदायिक सेवाओं की सजा दे सकते हैं। हाल ही में राइफ बदावी नाम के एक ब्लॉगर को सऊदी अरब में 7 साल की जेल तथा 600 कोड़े की सजा सुनाई गई तथा फिर 10 साल और 1000 कोड़े की सजा सुनाई गई। राइफ बदावी को यूरोपीय संसद का सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। फ्रॉम द ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेल्टडाउन किस वैश्विक संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है? इसका सही उत्तर है अंकटाड। अंकटाड यानी कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट होता है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन 1964 में स्थायी अंतर सरकारी निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। यह व्यापार, निवेश और विकास जैसे मुद्दों से निपटने के लिए स्थापित संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का एक हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था अंकटाड ने हाल ही में फ्रॉम द ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेल्टडाउन नामक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में एजेंसी ने कहा है कि विकासशील देशों की सार्वजनिक ऋण की अदायगी 2020 तथा 2021 में $2.6 ट्रिलियन से $3.4 ट्रिलियन के बीच होगी। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के हालिया अनुमान के अनुसार सरकार की ओर से कोई प्रोत्साहन उपाय नहीं किए जाने की स्थिति में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत हो सकता है? इसका सही उत्तर है 4.4%। घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए भारत की जीडीपी विकास दर को 1.9% तक घटा दिया है। इसने पहले अनुमान लगाया था कि इस वित्त वर्ष की जीडीपी वृद्धि दर 3.6% रहेगी। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सरकार के किसी भी प्रोत्साहन उपायों के अभाव में राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी के 4.4% तक जा सकता है। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है सुरेश एन पटेल। के संथानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में सरकार द्वारा की गई थी ताकि सामान्य अधीक्षण और सतर्कता प्रशासन पर नियंत्रण किया जा सके। हाल ही में आंध्र बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के अनुसार इस आयोग में अध्यक्ष के रूप में एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होगा और सदस्य के रूप में 2 अन्य सतर्कता आयुक्त होंगे। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों का कार्यकाल कार्यालय में प्रवेश करने की तिथि से 4 साल या जब तक वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते तक होता है। उल्लेखनीय है कि 25 अप्रैल 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संजय कोठारी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर नियुक्त किया था। इससे पहले वह राष्ट्रपति के सचिव के रूप में कार्यरत थे। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान में कौन सा देश एशियाई विकास बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार है? इसका सही उत्तर है भारत। भारत एशियाई विकास बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार है और एडीबी का चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक है। एशियाई विकास बैंक ने भारत को लगभग $30 बिलियन ऋण की मंजूरी दी है।
हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 से निपटने की तैयारियों हेतु भारत के लिए 2.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि लगभग 16,500 करोड़ रुपए के कोविड-19 राहत पैकेज की घोषणा की है। यह एडीबी के कोविड सहायता कार्यक्रम का एक हिस्सा है, जिसके तहत बैंक ने एशियाई देशों को अपनी अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करने के लिए लगभग 20 बिलियन डॉलर प्रदान किए हैं। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। किस रेटिंग एजेंसी ने अनुमान लगाया है कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर वर्ष 2020-21 में 0.2% रहेगी? इसका सही उत्तर है मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस। न्यूयॉर्क स्थित ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस, जिसे आमतौर पर मूडीज भी कहा जाता है, ने हाल ही में 2020-21 में भारत की जीडीपी विकास दर पूर्वानुमान को 0.2% तक घटा दिया है। सरकार द्वारा राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन घोषित किए जाने के बाद मूडीज ने विकास दर के अनुमान को पहले 5.2% से घटाकर 2.5% कर दिया था। हालांकि मूडीज ने यह पूर्वानुमान भी लगाया है कि 2021-22 में भारत की वृद्धि दर 6.2% रहेगी। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। किस भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 30% हिस्सेदारी प्राप्त करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है एक्सिस बैंक। भारत के प्रमुख निजी क्षेत्र के ऋणदाता एक्सिस बैंक ने हाल ही में घोषणा की कि वह मैक्स फाइनेंशियल इंश्योरेंस के साथ अपने संयुक्त उद्यम मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% की अतिरिक्त हिस्सेदारी हासिल करेगा। इस अधिग्रहण से एक्सिस बैंक की कुल हिस्सेदारी बढ़कर 30% हो जाएगी। शेष 70% हिस्सेदारी मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के पास रहेगी। इस समझौते से पहले मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में लगभग 25.5% का स्वामित्व जापानी मूल की कंपनी मित्सुई सुमितोमो इंश्योरेंस के पास था। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2020 के लिए 5 सदस्यीय ब्रिक्स समूह का अध्यक्ष कौन सा देश है? इसका सही उत्तर है रूस। वर्ष 2020 के लिए रूस ब्रिक्स देशों का अध्यक्ष है। ब्रिक्स समूह में 5 सदस्य देश हैं: ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में रूस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कोरोना वायरस पर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया। इस दौरान सभी प्रतिनिधियों ने ब्रिक्स के अंतर्गत संयुक्त रूप से वैक्सीन उत्पादन और रणनीतिक साझेदारी के महत्व पर चर्चा की। आइए जानते हैं क्या है ब्रिक्स। ब्रिक्स यानी कि उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह। इसके सदस्य राष्ट्र ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं। इन्हीं देशों के अंग्रेजी में नाम के प्रथमाक्षरों BRIC व S से मिलकर इस समूह का नामकरण किया गया है। ब्रिक्स की चर्चा सर्वप्रथम 2001 में गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओ नील द्वारा ब्राजील, रूस, भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं के लिए विकास की संभावनाओं पर एक रिपोर्ट में की गई थी। वर्ष 2006 में इन्हीं 4 देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की सामान्य बहस के उपरांत विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठकों के साथ एक नियमित अनौपचारिक राजनयिक समन्वय शुरू किया। इसी वार्तालाप के फलस्वरूप यह तय हुआ कि इसे वार्षिक शिखर सम्मेलन के रूप में देश और राष्ट्राध्यक्षों के स्तर पर आयोजित किया जाना चाहिए। इसी कड़ी में पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्ष 2009 में रूस के एकतेरिनबर्ग में हुआ और इसमें वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया और उसके जुड़ने के उपरांत इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा। मार्च 2011 में दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार चीन के सान्या में आयोजित हुए तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कितने राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों के बीच कावेरी नदी के जल के बंटवारे के विवाद का समाधान करने के लिए किया गया था? इसका सही उत्तर है 4।
भारत सरकार ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन वर्ष 2018 में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच कावेरी नदी के पानी के बंटवारे के विवाद का समाधान करने के लिए किया था। हाल ही में कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को, जो कि पहले जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय के अधीन था, आधिकारिक तौर पर जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2020 तक किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के तहत सबसे अधिक श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया है? इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। एक आधिकारिक बयान के अनुसार छत्तीसगढ़ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत अकुशल श्रमिकों को रोजगार देने में राज्यों की सूची में पहले स्थान पर है। देश भर में मनरेगा के तहत कार्यरत कुल 77.85 लाख मजदूरों में से 18.51 लाख मजदूर छत्तीसगढ़ के हैं, जो कुल श्रमिकों का 24% है। राजस्थान कुल मजदूरों की संख्या में 14% के साथ दूसरे स्थान पर है और उत्तर प्रदेश कुल मजदूरों की संख्या के मामले में 12% संख्या के साथ तीसरे स्थान पर बना हुआ है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में सुर्खियों में रहे टीएस तिरुमूर्ति को किस वैश्विक संगठन के लिए भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र संघ। भारतीय विदेश सेवा के अनुभवी अधिकारी टीएस तिरुमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत या स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में विदेश मंत्रालय में सचिव आर्थिक प्रबंध के पद पर नियुक्त हैं। वह संयुक्त राष्ट्र में भारत के वर्तमान स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन की जगह लेंगे, जो 4 साल पहले इस पद पर नियुक्त हुए थे। वह 30 अप्रैल 2020 को सेवानिवृत्त हो गए। यूएन के जितने सदस्य देश हैं, उनके कूटनीतिक मिशन के प्रमुख को यूएन में स्थायी प्रतिनिधि यानी कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। उनका कार्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित यूएन बिल्डिंग में होता है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस हैं। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार से सम्मानित किस स्वतंत्रता सेनानी का निधन हुआ? इसका सही उत्तर है हेमा भराली। स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी सिद्धांतों की अनुयायी हेमा भराली का हाल ही में 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने महिलाओं की स्थिति के उत्थान और समाज के हाशिए में स्थित वर्गों को सशक्त बनाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। उन्हें 2005 में पद्मश्री, 2006 में गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार और असम सरकार से राष्ट्रीय एकता के लिए फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल अवार्ड सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार ने किस कानून के तहत बैंक कर्मचारियों की हड़ताल पर 6 माह तक रोक लगा दी है? इसका उत्तर होगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। केंद्र सरकार ने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत बैंकिंग सर्विस को 6 महीने के लिए जन उपयोगी सेवाओं में शामिल किया है। इससे अब कोई भी कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। नया नियम 21 अप्रैल से लागू हो गया है। वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले वित्त विभाग ने 20 अप्रैल को सर्कुलर जारी कर कहा है कि श्रम मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन के जरिए बैंकिंग इंडस्ट्री को 6 महीने के लिए जन उपयोगी सेवाओं में शामिल कर लिया है। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन यानी कि आईबीए के सदस्य बैंकों पर भी यह कानून लागू होगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चीन ने अपने मंगल अभियान का नाम क्या रखा है, जिसे इसी साल लॉन्च करने की योजना है? इसका सही उत्तर है तियानवेन 1। चीन इस साल के अंत तक इसे मंगल ग्रह के लिए लॉन्च करने की योजना बना रहा है। इसकी घोषणा चीन ने 24 अप्रैल को की थी। चीन में 24 अप्रैल को अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। चीन ने 1970 में इसी दिन अपना पहला उपग्रह दोंग फांग होंग 1 प्रक्षेपित किया था।
इस साल चीन की इस उपलब्धि को 50 साल पूरे हुए हैं। भारत, अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ की तरह चीन भी इस वर्ष इस मिशन से मंगल ग्रह पर पहुंचने की कोशिश करेगा। चीनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने इस मंगल मिशन का नाम तियानवेन रखा है, जिसका अर्थ है स्वर्गीय प्रश्न या स्वर्ग से प्रश्न। यह चीन के जाने माने कवि कुयू यान की लिखी एक कविता है। चीन फिलहाल खुद का एक अंतरिक्ष स्टेशन भी बना रहा है। हालांकि चीन इस क्रम में साल 2011 में एक बार असफल हो चुका है, जब उसने रूसी अंतरिक्ष यान से मंगल पर इंगहुओ 1 भेजने की कोशिश की थी। अभी तक अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ और भारत मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेजने में सफल रहे हैं। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। उषा गांगुली, जिनका निधन 23 अप्रैल 2020 को हो गया, किस कला क्षेत्र से जुड़ी थी? इसका सही उत्तर है रंगमंच। रंगमंच कर्मी उषा गांगुली का 23 अप्रैल 2020 को कोलकाता स्थित उनके घर में निधन हो गया। वह 75 वर्ष की थीं। उनका जन्म 1945 में राजस्थान में हुआ था, लेकिन पढ़ाई और इसके बाद का जीवन पश्चिम बंगाल में बीता था। उन्होंने 1976 में रंगकर्मी समूह की स्थापना की थी। उनको 1970 और 1980 के दशक में पश्चिम बंगाल में हिंदी थिएटर का जनक माना जाता है। उषा गांगुली के प्रसिद्ध नाटकों में महाभोज, होली, रुदाली, कोर्ट मार्शल जैसे नाटक शामिल हैं। उनका पहला नाटक मिट्टी की गाड़ी था। उन्हें 1998 में निर्देशन के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गुड़िया घर नाटक के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में सम्मानित किया गया था। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। किस शिक्षण संस्थान के छात्रों ने कोरोना के जांच हेतु सबसे सस्ती किट बनाई है? इसका सही उत्तर है IIT दिल्ली। ICMR की लैब से पुष्टि के बाद इसे मंजूरी भी मिल गई है। इस किट की सहायता से टेस्ट सस्ते होंगे और साथ ही साथ बेहतर और सटीक परिणाम भी प्राप्त होंगे। इस किट के प्रयोग में आने से एक टेस्ट की कीमत 300 रुपए तक आने की संभावना है। यह किसी भी कमर्शियल किट से जल्दी काम करेगी। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर का 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। वह किस तरह के कैंसर से ग्रस्त थे? इसका सही उत्तर है ल्यूकेमिया। वह 67 वर्ष के थे। उनका निधन मुंबई के HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में हो गया। आइए जानते हैं क्या है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया एक तरह का रक्त कैंसर है जो शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी की वजह से होता है। हमारे शरीर में उपस्थित रक्त में कोशिकाएं होती हैं जो कि अच्छे और खराब दोनों प्रकार की होती हैं। ब्लड में 3 तरह की कॉर्पसेल्स यानी कि कणिकाएं होते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं WBC जो संक्रमण से लड़ते हैं, हमारे शरीर की पूरी प्रतिरक्षा तंत्र का बहुत बड़ा हिस्सा होती हैं। लाल रक्त कणिकाएं जो ऑक्सीजन के वहन का काम करते हैं। प्लेटलेट्स जो रक्त के थक्के बनाने में सहायक होते हैं। ल्यूकेमिया विशेष रूप से WBC को ही प्रभावित करता है। WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं की बढ़ती अधिकाधिक मात्रा की वजह से शरीर को बेहद नुकसान पहुंचने लगता है। व्हाइट ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल्स पर हावी हो जाते हैं और शरीर के स्वस्थ रहने में अहम भूमिका निभाने वाले प्लेटलेट्स पर भी वर्चस्व हासिल कर लेते हैं। इस कैंसर में अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो पर भी इसका असर पड़ता है। बोन मैरो हड्डियों, खासकर जांघों की बड़ी हड्डियों में पाए जाने वाले अर्ध ठोस ऊतक यानी कि सेमी सॉलिड टिश्यूज होते हैं। बोन मैरो हर दिन करोड़ों की संख्या में नए ब्लड सेल्स बनाते हैं, जिनमें ज्यादातर रेड ब्लड सेल्स ही होते हैं। लेकिन ल्यूकेमिया होने पर शरीर में जरूरत से ज्यादा व्हाइट सेल्स बनने लगते हैं। ल्यूकेमिया में ब्लड सेल्स संक्रमण से उस तरह से नहीं लड़ पाते हैं जिस तरह से सामान्य ब्लड सेल्स लड़ते हैं। बोन मैरो में दिक्कत की वजह से स्वस्थ ब्लड सेल नहीं बन पाते। हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स की मात्रा कम होने लगती है। खराब ब्लड सेल्स धीरे धीरे शरीर के
दूसरे हिस्सों को भी प्रभावित करते हैं। ज्यादा संख्या में होने की वजह से यह शरीर के दूसरे अंगों के काम करने के तरीके पर असर डालने लगते हैं। ऐसे में एक वक्त आता है जब शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए पर्याप्त रेड ब्लड सेल्स ही नहीं रह जाते हैं। ल्यूकेमिया में प्लेटलेट्स भी रक्त का थक्का नहीं बना पाते हैं। ल्यूकेमिया ज्यादातर उन लोगों को होता है जिनका कोई फैमिली हिस्ट्री होता है। इसके साथ साथ स्मोकिंग करने के कारण भी ल्यूकेमिया का खतरा बढ़ जाता है। ध्यातव्य है कि ऋषि कपूर के निधन से एक दिन पहले 29 अप्रैल को बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता इरफान खान का एक तरह के कैंसर न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर से निधन हो गया था। ऋषि कपूर और इरफान खान ने डी-डे फिल्म में एक साथ काम किया था। यह फिल्म वर्ष 2013 में रिलीज हुई थी। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? इसका सही उत्तर है तीसरे। सिप्री अर्थात स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 के अनुसार 732 खरब खर्च के साथ अमेरिका पहले स्थान पर, 261 बिलियन डॉलर खर्च के साथ चीन दूसरे स्थान पर, 71.1 बिलियन डॉलर यानी कि लगभग 5,33,000 करोड़ रुपए खर्च के साथ भारत तीसरे स्थान पर और 65.1 बिलियन डॉलर के खर्च के साथ चौथे स्थान पर रूस रहा और पांचवें स्थान पर सऊदी अरब है। ऐसा पहली बार हुआ है जब सबसे ज्यादा सैन्य खर्च वाले 3 देशों में से 2 देश एशिया के ही हैं। 2018 की तुलना में 2019 में कुल सैन्य व्यय में 6.8% की वृद्धि हुई है। 2018 में भारत चौथे स्थान पर था। सिप्री में सीनियर रिसर्चर सिमोन टी वेजिमन ने कहा, भारत के सैन्य खर्च में बढ़ोतरी की प्रमुख वजह उसका दोनों पड़ोसी देशों पाकिस्तान और चीन के साथ जारी तनाव और पुरानी दुश्मनी है। 2019 में वैश्विक सैन्य खर्च $2 ट्रिलियन था। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से यह सबसे अधिक सैन्य खर्च है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आर्कटिक के ऊपर ओजोन परत का सबसे बड़ा छेद लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर कैसे बंद हुआ? इसका उत्तर है पोलर वर्टेक्स यानी कि ध्रुवीय भंवर के कारण। वातावरण की असामान्य परिस्थितियों के कारण आर्कटिक के ऊपर तैयार हुआ ओजोन का सबसे बड़ा होल भर गया है। इसकी पुष्टि 23 अप्रैल 2020 को यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट की 2 मौसम एजेंसियों ने की है, कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस और कॉपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस ने ताजा गतिविधियों पर कहा कि यह अभूतपूर्व है। क्यों जरूरी है ओजोन परत? ओजोन परत पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में पाया जाता है। इसे स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 50 किलोमीटर के बीच यह परत स्थित है। ओजोन की परत के कारण धरती पर सूरज की परावैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज नहीं आ पाती हैं। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से त्वचा कैंसर का खतरा रहता है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार आर्कटिक ओजोन परत के क्षरण के लिए ठंडे तापमान -80 डिग्री सेल्सियस से कम, सूर्य के प्रकाश, पवन क्षेत्र और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे पदार्थ जिम्मेदार थे। मुख्य तौर पर बादल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इन तीनों की मात्रा स्ट्रेटोस्फेयर में बढ़ गई थी। इनकी वजह से स्ट्रेटोस्फेयर में जब सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें टकराती हैं तो उनसे क्लोरीन और ब्रोमीन के एटम निकल रहे थे। यही एटम ओजोन लेयर को पतला कर रहे थे, जिसके कारण उसका छिद्र बड़ा होता जा रहा था। ओजोन परत के ठीक होने की सबसे बड़ी वजह पोलर वर्टेक्स, ध्रुवीय भंवर को बताया जा रहा है। ध्रुवीय इलाकों में ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली तेज चक्रीय हवाओं को पोलर वर्टेक्स यानी कि ध्रुवीय भंवर कहते हैं। कम दबाव वाली मौसमी दशा के कारण
स्थायी रूप से मौजूद ध्रुवीय तूफान उत्तरी गोलार्ध में ठंडी हवाओं को आर्कटिक क्षेत्र में सीमित रखने का काम करते हैं। इसे बेहद हल्का चक्रवात कह सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि परत के भरने की वजह कोरोना वायरस को रोकने के लिए वैश्विक रूप से उठाए गए लॉकडाउन जैसे कदम नहीं है, जिससे प्रदूषण का स्तर काफी कम हुआ है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश ने कोविड-19 के कारण बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया? इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। यह अभ्यास विश्व भर की सेनाओं को एक साथ सहभागिता करने का एक अवसर प्रदान करता है। यह 27 जुलाई से 14 अगस्त 2020 तक आयोजित होने वाला था। भारतीय वायुसेना ने पिच ब्लैक 2018 में पहली बार भाग लिया था। अभ्यास पिच ब्लैक रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1981 में हुई थी। हाल के वर्षों में भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ रक्षा एवं रणनीतिक जुड़ाव, विशेष रूप से नौसैनिक सहयोग अधिक मजबूत हुआ है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आरबीआई ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए कितनी रकम की विशेष तरलता सुविधा यानी कि स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है 50,000 करोड़ रुपए। दरअसल अमेरिका स्थित म्यूचुअल फंड्स हाउस फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने भारत में 6 डेट फंड्स को बंद कर दिया है। इससे म्यूचुअल फंड्स में लिक्विडिटी की समस्या होने का डर लोगों को सताने लगा था। कंपनी का कहना था कि कोरोना संकट की वजह से लोगों ने तेजी से अपना पैसा निकाला है, जिससे कंपनी के पास कैश की कमी हुई है। म्यूचुअल फंड्स के लिए आरबीआई की लिक्विडिटी फैसिलिटी 27 अप्रैल से लेकर 11 मई 2020 तक या पूरी रकम का इस्तेमाल होने तक, दोनों में से जो पहले होगा तब तक लागू रहेगी। आरबीआई ने यह भी भरोसा दिलाया कि बाजार के हालात को देखते हुए वह टाइमलाइन और अमाउंट की समीक्षा करेगा। केंद्रीय बैंक ने कहा कि कोविड-19 की वजह से पूंजी बाजारों में अस्थिरता बढ़ गई है। कोरोना महामारी ने म्यूचुअल फंड पर तरलता का दबाव डाला है। इस दबाव को कम करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड के लिए विशेष तरलता सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस अर्थात वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 26 अप्रैल। इसका उद्देश्य नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा अधिकारों, पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, कॉपीराइट की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। इस वैश्विक संस्था का कार्य बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा तथा संवर्धन करना है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। अभी 191 देश इसके सदस्य हैं, जिनमें संयुक्त राष्ट्र के 188 सदस्य देशों के अलावा कुक द्वीप समूह, होली सी और न्यूए शामिल हैं। भारत 1975 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का सदस्य बना था। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। कोविड-19 महामारी की वजह से किस देश के 50 टाइगर रिजर्व में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है? इसका सही उत्तर है भारत। भारत में बीमार बाघों की देखभाल कर रहे वनकर्मियों की भी दूसरे जानवरों को छूने से पहले जांच की जाएगी। हाल ही में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र बॉर्डर पर स्थित पेंच टाइगर रिजर्व में 10 साल के एक बाघ टाइगर T21 की मौत हो गई थी। अनुमान लगाया गया कि उसकी मौत श्वसन तंत्र की अनजान बीमारी के कारण हुई है। उसके फेफड़ों में इन्फेक्शन था। बाघों में फेफड़ों में संक्रमण सामान्य सी बात मानी जाती है। इसके बाद अधिकारियों ने भारत के 50 टाइगर रिजर्व में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। पेंच में बाघ की मौत से पहले एजेंसी ने कोरोना वायरस की जांच के कोई नियम नहीं बनाए थे, लेकिन अब
पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स को पीपीई किट पहनना होगा और उनको सैंपल लेकर नेशनल लेबोरेटरी भेजना होगा। दरअसल न्यूयॉर्क के ब्रॉन्क्स चिड़ियाघर में एक टाइगर कोरोना वायरस से संक्रमित मिला है। इसके बाद से दुनिया के अन्य देशों में बाघों को लेकर चिंता बढ़ गई है। गौरतलब है कि पूरी दुनिया के लगभग 1/3 बाघ, लगभग 2967 बाघ भारत में विद्यमान है। इसी के साथ हमारा करंट अफेयर्स का ये वीडियो समाप्त होता है। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही करंट अफेयर्स एवं अन्य विषयों से संबंधित आगामी वीडियो की जानकारी तुरंत प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।